हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 Honda CB 350 with its very tough competitor that is 2023 Royal Enfield Classic 350। जी हाँ दोस्तों, अब मेन फोकस रहेगा कि राइड करते वक्त आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है दोनों ही बाइक, लेकिन साथ ही दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना आपको पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्वालिटी किसमें आप लोगों को कितना बढ़िया देखने को मिल रही है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो के अंत तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों तक ये पहुंचे कि भाई खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा इन दोनों बाइकों में सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइकर्स जोन एंड बिग विंग चिरार पार्क फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं और कोई भी यहाँ पर होंडा या फिर यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदना चाहता है, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकता है। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को क्विकली इन दोनों की जो शॉर्ट सी वॉक अराउंड है वो मैं बता दूं ताकि चीजें मिल क्या करिए वो आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में देखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, सिंगल चैनल एबीएस एंड देन डुअल चैनल एबीएस। सिंगल चैनल में आप लोगों को 4 कलर ऑप्शन मिलेगा और डुअल चैनल एबीएस में आपको 8 टोटल कलर ऑप्शन मिलते हैं, मतलब 12 टोटल कलर ऑप्शन। और ये जो आप कलर देख पा रहे हैं हल्के ऑन ग्रीन कलर है। बाकी 12 ही ऑप्शन आप लोगों ने कलर की भी स्क्रीन पे देख लिया। आप लोगों को बेहतरीन सबसे कौन सी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों जहां तक आप यहां पर न्यूली लॉन्च्ड Honda CB 350 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है और 2 वेरिएंट है, डिलक्स और डिलक्स प्रो। ये वाली आपको डिलक्स प्रो मॉडल ही देखने को मिल रहा है। बाकी ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं मैट ड्यून ब्राउन कलर, बाकी इसकी भी 5 ही कलर आप लोगों ने भी स्क्रीन पे देख लिया है। तो आप लोगों को सबसे बेहतरीन इस मॉडल में कौन सी कलर लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखना ना भूलेगा। और अगर आप लोग दोस्तों लुक देखते हैं ना तो आप लोगों को दोनों ही लुक में वो जो रेट्रो वाली फील है वो यहाँ पर बिल्कुल समझ में आती है। बाकी आप लोगों को रेट्रो फील ज़्यादा किसकी बेहतरीन लग रही है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की या फिर यहाँ पर न्यूली लॉन्च्ड Honda CB 350 की, ये बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर की के बारे में बताऊँ तो रॉयल एनफील्ड में यहाँ पर आप लोग को वेव की मिलती है, होंडा में भी एक स्पेशल लुकिंग की है, लेकिन दोस्तों ये आप लोग को वेव की देखने में नहीं मिलती है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी ये फ्रंट व्यू के बारे में बताऊं तो दो पायलट लैंप जैसे यहाँ पर आपको जलती हुई दिखेगी। और अगर आप इसकी ये इग्निशन को यहाँ पर ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये हैलोजन हेडलैम्प जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आरी का जो ब्रांडिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों यहीं पर आप अगर चाहें तो हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का जो स्विच है आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। लेकिन जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर न्यूली लॉन्च्ड होंडा में आ रहे हैं Honda CB 350 में, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप यहाँ पर की को ऑन करते हैं कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर टर्न सिग्नल जो है वो भी आप लोगों को एलईडी में ही देखने में मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को ये बल्ब की देखने को मिलती है। तो ये भी एक डिफरेंस है, यहाँ वहाँ पर पूरा हैलोजन है, यहाँ पर पूरा आप लोगों को एलईडी सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का जो स्विच है वो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। एक बार मैं आप लोगों को ये भी जो है वो यहाँ पर करके बता देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और पास लैम्प का जो स्विच है कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया है, यहाँ पर तो आप लोग को कंप्लीटली क्रोम एलिमेंट यहाँ पर दिख ही रहा है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक की जो फ्रंट व्यू थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। और जहाँ तक आप सस्पेंशन की बात देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर ये टेलीस्कोपिक फोक जो है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड वगैरह देखते हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग से यहाँ पर मेटालिक मडगार्ड जो है वो यहाँ पर देखने में मिलते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों में ही ये काफ़ी नीचे तक इसको खींचा गया ताकि कीचड़ वगैरह से प्रॉब्लम आपको ना हो। और जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर टायर की, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर Honda CB 350 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन की ये जो टायर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है विथ 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली सेम ही टायर प्रोफाइल जो वो देखने में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये स्पोक व्हील के साथ मिल रहा है। तो लाजमी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मतलब ट्यूबलेस नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्यूबलेस मिल रही है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सिंगल चैनल डुअल चैनल एबीएस दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड में मिलती है, लेकिन यहाँ पर होंडा में सिर्फ डुअल चैनल का ही ऑप्शन है। एबीएस की मैं बात कर रहा हूँ तो एबीएस दोनों के पास ही है। अब जब आप देख रहे हैं दोस्तों तो सामने में यहाँ पर जब आप रॉयल एनफील्ड में देख रहे हैं तो 300 mm की बड़ी सी आपको डिस्क मिल रही है विद बाइब्रेक कैलिपर, लेकिन जब आप यहाँ पर होंडा में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी 310 mm की यहाँ पर आपको बड़ी सी जो डिस्क है वो मिल रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को निसन की जो कैलिपर है वो मिलती है। तो फ्रंट व्यू आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, मोटा मोटा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस ये आप लोगों को जो
मतलब ये अलॉय और स्पोक व्हील मिल रहा है, यही आपको थोड़ा सा चेंज जो है वो समझ में आ रहा है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर रॉयल एनफील्ड से स्टार्ट करता है। यहाँ पर आप लोगों को 349 सीसी एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पावर फिगर्स देखा जाए तो 20.2 PS की मैक्स पावर 6100 RPM पे और 27 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को 4000 RPM में मिलेगी। अब दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर होंडा में आ रहे हैं, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप लोग ये लेग गार्ड वगैरह देख रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं दोस्तों तो ये भी एज एन एक्सेसरीज अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं और ये भी काफ़ी तगड़ी ही आपको देखने में मिल जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो कोई वाइजर वगैरह नहीं है, अगर आप आफ्टर मार्केट जाके इसको लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये भी दोस्तों आप लोगों को एज एन एक्सेसरी खरीदना पड़ेगा, ये आप लोगों को बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सेसरीज के लिए कितनी प्राइस होगी दोस्तों वो आप लोगों ने भी स्क्रीन पे देख ली है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इंजन है इसके बारे में बता दूं दोस्तों, 348.36 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। थोड़ी सी ज्यादा पावर 21 PS की पावर 5500 RPM पे, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 29.4 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क मिल रही है 3000 RPM पे। तो चाहे पावर हो चाहे टॉर्क हो, थोड़ी कम आरपीएम पर आप लोगों को थोड़ी ज्यादा ही यहाँ पर देखने को मिल रही है व्हेन कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड। बाकी चलाने में कैसी है वो तो आगे हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को ये असिस्ट एंड सिपर क्लच जो है वो भी देखने को मिलेगा, तो इसको भी आगे हम लोग टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रैक्शन कंट्रोल है या फिर कंपनी इसको टॉर्क कंट्रोल सिस्टम कहती है तो वो भी हम लोग आगे यहाँ पर बिल्कुल चेक करने वाले हैं। अब दोस्तों रेयर सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो साइड गार्ड लेग गार्ड जो है मतलब लेडीज फुटरेस्ट जो वो आप लोग को यहाँ पर मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड में आते हैं दोस्तों, सेम चीज़ आप देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो रियर टायर है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। रॉयल एनफील्ड में यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 120/80 सेक्शन की जो टायर है वो मिल रही है विद 18 इंचेस ऑफ व्हील। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेक देख रहे हैं तो आप लोगों को 270 mm की यहाँ पर आपको देखने को मिलता है विद बाई ब्रेक कैलिपर, और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की थोड़ी सी बड़ी टायर जो है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। 18 इंच की व्हील यहाँ पर भी है, लेकिन आप लोग को अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो डिस्क है थोड़ी सी छोटी है, 240 mm की है, और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर तो आपको यहाँ पर भी देखने में मिलता है। अब दोस्तों इसकी जो आवाज़ है ना उसमें आप डिफरेंस देख लीजिए। दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है न्यूली लॉन्च होंडा CB 350 की, और यहाँ पर दोस्तों अभी ये आप क्लासिक 350 की भी आवाज़ सुन लीजिए। दोस्तों ये कंपैरिजन बहुत अवेटेड था। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि भाई आप लोगों को यहाँ पर आवाज़ किसकी ज़्यादा बेहतरीन लगी, ठीक है। और अगर आप लोग रियर सेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को जो टेल लैंप है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। बाकी टर्न सिग्नल्स आप लोगों को यहाँ पर बल्ब की मिल रही है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले ही बताया, और नंबर प्लेट लगाने की जगह। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को काफ़ी नीचे तक जाती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो कुछ एक बार जो की है मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से जो आप लोगों को टेल लैंप है वो यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर भी आप लोग को ये टर्न इंडिकेटर्स LED के देखने को मिल रही है नंबर प्लेट लगाने की जगह। और यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो जो फेंडर है काफ़ी नीचे तक ही यहाँ पर भी आ रही है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक की जो डायमेंशन है उसके बारे में बताऊँ तो सीट हाइट दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर होंडा CB 350 की 800 mm तक की है। बाकी स्प्लिट सीट यहाँ पर आपको मिल रही है, और हाइट अगर आपकी दोस्तों 5'3" तक की भी मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं जब आप यहाँ पर बुलेट में आ रहे हैं मतलब क्लासिक में आ रहे हैं दोस्तों 350 में, तो यहाँ पर 5 mm ज़्यादा है, 805 mm। बाकी कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। और यहाँ पर भी आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है वो मिल रहा है। देन दोस्तों अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड में आप लोगों को यहाँ पर 13 लीटर की टैंक देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर की माइलेज आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम दोस्तों अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर होंडा में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिल रही है, 15.2 लीटर्स तक की मिल रही है, मतलब कह सकते हैं 2.2 लीटर ज़्यादा है। और यहाँ पर भी माइलेज आप 35 किलोमीटर तक भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों वेट की तो यहाँ पर होंडा का थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, 187 किलोग्राम तक की इसकी वेट है। लेकिन जब आप यहाँ पर क्लासिक में जा रहे हैं 195 किलोग्राम इसकी वेट बनती है। अब दोस्तों वेट डिफरेंस क्या समझ में आती है नहीं आती आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो हल्की सी यहाँ पर क्लासिक 350 को एडवांटेज मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 170 mm की मिलती है। बाकी शायद मैंने पिछले वीडियो में ये आप लोगों तक मैंने गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को यहाँ देखने को बिल्कुल मिल रही है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो क्वालिटी दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती है। ऑलरेडी ऑन है, पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम। देन यहाँ पर क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है तो उसको टॉगल करने के लिए ये सारी चीज़ें आप लोग को मिलती है।
हॉर्न इज ऑल्सो प्रिटी लाउड। देन यहाँ पर आप लोग को जो टर्न सिग्नल है वो मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोगों ने एसपी वगैरह में देखा है, यहाँ पर इंजन किल स्विच और स्टार्ट करने का स्विच आप लोगों को इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है दोस्तों, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को बिल्कुल मिल जाती है। अगर एक बार आप लोगों को ऑन करके बताऊँ तो ये देखिए हैजार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है आप लोगों को यहाँ पर रॉयल एनफील्ड में भी मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल की। और अगर इसको ऑफ करके ऑन करी जाए तो एक चीज़ की कमी है टैकोमीटर की, बाकी वो होनी चाहिए थी या नहीं, आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल रहा है। एक बार थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। आप देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर इसको अगर ऑल्टर करना चाहते हैं वो आप लोगों को दिख जाएगा। रेंज आप लोगों को दिख रहा है। देन ट्रिप ए का एवरेज, देन यहाँ पर जो किलोमीटर पर लीटर्स है, ट्रिप बी, देन उसका अगेन ट्रिप ए जो है वो आ रही है। बाकी गियर पोजीशन सेंसर और टाइम फ्यूल पोजीशन सेंसर जो है, फ्यूल गेज सेंसर जो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो टी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर कंपनी ने दिया है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है जो आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी, जहाँ पर आप लोग टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह वो जो सारी चीज़ें वो आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और होंडा का एक अपना आप कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी जिसको कंपनी कहती है होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम, मतलब वॉइस असिस्ट के साथ भी आप जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर टॉर्क कंट्रोल जिसको कंपनी कहती है होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल, वो कंपनी यहाँ पर इस्तेमाल करती है, जो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के पास नहीं है। अब दोस्तों रॉयल एनफील्ड के पास जो जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है। बाकी टैकोमीटर यहाँ पर भी आपको देखने में नहीं मिलती है। एक बार दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए पास लैम्प, ठीक है, मतलब हाई बीम लो बीम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर भी लाउड है दोस्तों। राइट साइड में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच और इंजन ऑन करने का स्विच देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन देखने को मिलता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब फ्यूल गेज सेंसर है वो मिल रहा है। ट्रिप एफ में यहाँ पर मतलब क्योंकि अभी पेट्रोल बहुत ही कम है तो वो आपको दिखा रही है। और जो ओडोमीटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रिप एफ के बाद यहाँ पर टाइम, देन यहाँ पर ओडोमीटर, ठीक है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये सब जो सारी चीज़ें वो दिखा रही है। बाकी यहाँ पर सर्विस की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर ये बता रही है। और साथ ही यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर, ABS, देन मैल फंक्शन लाइट और फ्यूल गेज सेंसर भी आपको बता रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सिर्फ नेविगेशन इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करके यहाँ पर ये चीज़ भी अगर आप नेविगेशन लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मिरर्स वगैरह दोस्तों उसके बारे में आगे बात करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो E20 सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, मतलब OBD2 की अपडेट तो इन दोनों बाइकों के पास है ही। साथ ही 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप इन दोनों बाइकों को रन करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। वो उसके लिए भी ये दोनों ही बाइक या फिर दोनों इंजन बिल्कुल सक्षम है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन देखते हैं कि भाई चलाते वक्त ये बाइक आप लोग को एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है। दोस्तों राइड कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं विद रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। जस्ट 1 PS की पावर यहाँ पर कम है और अप्रोक्सीमेटली 2.5 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क यहाँ पर कम है व्हेन कंपेयर टू न्यूली लॉन्च CB350। और चलिए दोस्तों अब सीट पर जब आप बैठ रहे हैं ना तो बस 5 mm की यहाँ पर ज़्यादा 805, बाकी जब बैठ रहे हैं तो सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और आप देख सकते हैं पैर बिल्कुल ही सामने की तरफ है। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसकी राइड पे। फर्स्ट गियर, ओह, थर्ड गियर, ये दोस्तों मतलब काफ़ी बेहतरीन जो इनिशियल पिकअप है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप वेट के साथ भी गाड़ी को खींच रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लग रही है कि जो सीट है ना वो काफ़ी थोड़ी सॉफ्टर साइड पर है, ठीक है। तो जब बैठ रहे ना थोड़ी सी दब रही है सीट, तो वो एक बढ़िया बात बन रही है यहाँ पे। अब मैं कह सकता हूँ कि चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन है दोस्तों, आप लोगों के लिए सीट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। वो प्रॉब्लम फील आपको बिल्कुल भी नहीं होगी कि भाई जगह कम हो रही है। और जब आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं, पैर बिल्कुल ही सामने की तरफ है। एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन आप कह सकते हैं। तो लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल आप इसको प्रेफर भी कर सकते हैं। और हैंडल की जहाँ तक बात है दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं कि ना ऊपर है ना नीचे, एकदम ही आप लोगों को एक करेक्ट जगह पे मिल रही है कि आपको झुकना भी ना पड़े और कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन भी आप लोगों को मिल सके। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोगों को स्टीयरिंग पोजीशन के बारे में बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब दोस्तों यहाँ पर हल्की सी इसकी जो टर्न है उसको भी हम लोग यहाँ पर मेजर कर ही लेते हैं कि भाई पैर नीचे रखे बिना टर्न हो रही है। अब बिल्कुल हो रही है भाई, छोटी सी जगह पे हो रही है वो भी। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर जो टर्निंग रेडियस है वो भी मिल रही है। और कॉर्नर वगैरह भी अगर आप करना चाह रहे हैं दोस्तों तो आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको डर लग रहा है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर 100
95 किलोग्राम तक अप्रॉक्सीमेटली इस बाइक की वेट है। तो ऐसा भी नहीं कि चलाते वक्त आपको वेट फील हो रही है, या फिर मैंने जब इसको टर्न किया तो वो वेट बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहेंगे कि भाई 100 सीसी बाइक जैसे मुझे यहाँ पर हल्की बाइक मिले टर्न करते वक्त, उतनी तो नहीं होगी, लेकिन जिस वेट हिसाब से इस बाइक मतलब ये आपको कंपनी ऑफर कर रही है, जिस सीसी में बाइक आ रही है उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो टर्न करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तो फील यहाँ पर नहीं हुई है। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी क्लच देख रहे हैं तो ये मिड साइड पर है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वैसे तो है नहीं यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पर गियर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो मक्खन जैसा शिफ्ट हो रही है, ठीक है, हल्का सा क्लिक साउंड आपको मिल रहा है और मक्खन जैसे गियर जो शिफ्टिंग है वो भी यहाँ पर हो रही है। और अब चलिए दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट उसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। और 0 to 100 भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। बाकी दोस्तों देखिए, ये बाइक ना मेनली आप लोग क्रूजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि भाई लो एंड टॉर्क अच्छा हो, स्टेबिलिटी आप लोग को अच्छा मिले। अगर आप लद्दाख वगैरह जैसे ट्रिप में जा रहे हैं तो बाइक को उठाने में, इंक्लिनेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर फील नहीं हो रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी में नो प्रॉब्लम, मैंने 100 तक इसको यहाँ पर खींच के आप लोगों को दिखाया है। देन अगर आप वाइब्रेशन देखते हैं दोस्तों, तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि J सीरीज़ वाली इंजन में ना वाइब्रेशन आप लोगों को कम ही देखने में मिलती है, अगर आप इसकी पिछली वाली वर्जन से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दोस्तों अगर आप 70-80 तक भी जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी आप लोगों को वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, मतलब सिंगल सिलेंडर इंजन है, वो भी इतनी मतलब भारी भरकम इंजन है, 350 सीसी तक का इंजन है। उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं वो जो इंजन की थंप है ना, आपको थोड़ा बहुत फुटपेक्स में समझ में आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है। फिर वाइब्रेशन ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि 80-90 के बाद हल्की सी वो जो वाइब है वो आपको फुटपेक्स पे थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन अगेन कहूँगा एनोइंग नहीं है। लॉन्ग राइड्स पे आपको मतलब वो बॉदर नहीं करेगी बहुत ज़्यादा। और साथ ही अगर आप क्रूजिंग पोजीशन अगर आप मुझसे पूछेंगे, साथ ही दोस्तों अगर आप मुझसे क्रूजिंग स्पीड पूछेंगे, तो मैं आराम से कह सकता हूँ 100-110 तक ले जाइए, बाइक में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं अगेन आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा आप अपने हद में रहकर चलाइए और हर एक रोड की अपनी अलग स्पीड लिमिट होती है, उसको मानकर आप गाड़ी चलाइएगा। अब दोस्तों इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको 60 तक ले चलेंगे, देन जो फ्रंट ब्रेक है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। सामने में दोस्तों 300 mm की यहाँ पर जो डिस्क आपको मिल रही है, भाई कहना होगा कि बढ़िया रिस्पांस के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है आपको काफ़ी गजब देखने में मिल रही है। और ABS का इंट्रूशन मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ है, बाकी डुअल चैनल ABS ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ना इसकी जो रियर ABS है उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। रियर ब्रेक सेम हम लोग ले चलते हैं इसको 60 तक एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। ओहो जी, रियर ब्रेक में ABS की जो इंट्रूशन है भाई साहब थोड़ी सी फील हुई है। और 270 mm की जो डिस्क है दोस्तों, सही में बहुत बढ़िया काम आप लोगों को ये निकाल कर दे रही है। मतलब जो फीडबैक है वो समझ में आ रही है। मैं प्रोग्रेसिव से थोड़ी बेहतर इसको कहना चाहूँगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव से थोड़ी बेहतर ये है। और दोस्तों अब जैसे मैं हर वीडियो में आपको करके बताता हूँ, सबसे सेफेस्ट वे ऑफ ब्रेकिंग पहले रियर एंड देन फ्रंट। तो चलिए पहले हम लोग इसको 60 तक ले चलते हैं एंड देन रियर ब्रेक के साथ फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक के साथ फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर दिया है। ये देखिए, ये सबसे सेफेस्ट वे है दोस्तों। भले ही आपके पास ABS हो ना हो, रियर ब्रेक के संग संग अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों ब्रेकिंग में यहाँ पर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। और सस्पेंशन और हैंडलिंग की अगर बात करी जाए दोस्तों, हाँ मैंने आपको यहाँ पर टर्न लेते हुए बताया, बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस की कमी फील नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है। और अगर आप यहाँ पर बम्प्स वगैरह पर भी जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है। और थोड़ी सी श्रेय ना इसकी सीट को भी जाती है कि थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर है, तो वो भी काफ़ी हद तक वो जो बम्प है उसको एब्जॉर्ब कर रही है। बाकी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं, चाहे आप रियर सस्पेंशन मतलब ट्विन शॉक देख रहे हो या फिर फ्रंट की टेलीस्कोपिक फोक देख रहे हो, थोड़ी सी मिड साइड पर आपको सेट मिलेगी, ताकि अगर आप बाउंस वगैरह पे जा रहे हैं तो आपको वो भी बहुत ज़्यादा फील ना हो, ठीक है। बैक पर आपकी जो झटका है वो फील ना हो। और साथ ही अगर आप हाई स्पीड्स पर जा रहे हैं या फिर कॉर्नर वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी फील ना हो। तो ये सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल आप लोगों को महसूस हो सकती है। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी हैंडलिंग देखते हैं तो भाई मतलब
सही है, मतलब आप काफ़ी अपराइट बैठे हैं, पैर भी आपकी काफ़ी सामने की तरफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, देन ब्रेकिंग भी आपको अच्छी मिल रही है, आप दायां बायां कर रहे हैं बाइक को, ये जो वेट है ये भी बहुत ज़्यादा चलाते वक्त तो फील नहीं हो रही है। हाँ, इनिशियल जब आप इस बाइक को खरीद रहे हैं दोस्तों तो शायद आप लोगों को 2-5 दिन इसकी जो वेट है वो फील हो स्टैटिक कंडीशन में, लेकिन वो भी जब आप 2-5 दिन इसको मतलब इसके साथ हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो वो भी जो वेट है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फील नहीं होगी। हाँ, इनिशियल स्टेज में दोस्तों फील होगी, 195 किलोग्राम कम नहीं होती है। और रियर व्यू मिरर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिलता है। सिर्फ एक चीज़ की कमी मुझे यहाँ पर लग रही है, वो है गियर पोजीशन सेंसर, जो कि आपको होंडा में देखने को मिलती है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर नेविगेशन वगैरह लगवाना चाहते हैं तो वो 5000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली डालकर आप यहाँ पर उसको भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी ओवरऑल हैंडलिंग दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो भाई इसकी रुतबा ही अलग है और भाई बात ही अलग है, हैंडलिंग इस पर बहुत बड़ी आपको मिलती है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कॉम्पिटिटर पे Honda CB350 पे, देन देखते हैं कि भाई वो कैसा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे रही है। दोस्तों अब राइड कंपैरिजन करते हैं विद न्यू Honda CB350। अब एक चीज़ जो मैं आप लोगों को वहाँ पर बताना भूल रहा था दोस्तों कि दोनों ही बाइकों के पास मेन स्टैंड, दोनों ही बाइकों के पास साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर और यहाँ पर जो मतलब ओपन इंजन सिस्टम है वो दोनों ही बाइक पर आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगी। 800 mm तक की सीट हाइट है, बैठकर यहाँ पर देखते हैं जी। ये जो सीट आप देख रहे हैं दोस्तों वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर मिल रही थी, अभी कंफर्टेबल है, ये सॉफ्ट मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। बाकी स्पेस वगैरह वही कॉमन है जो आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सेम देखने को मिलती है, चाहे आप राइडर है पिलियन है, आप लोगों को स्पेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हाँ, बाइक को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर पोजीशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, जो आप लोगों को वहाँ पर मतलब रॉयल एनफील्ड में देखने को नहीं मिल रहा था। अब दोस्तों एक बात है कि अगर आप सिटिंग देख रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पैर काफ़ी सामने की तरफ है, ठीक है, हैंडल बार ठीक ठाक पोजीशन पे है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, आपको बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन जैसे आप लोगों को वहाँ पर रॉयल एनफील्ड में मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको करीबन सेम मिल रहा है। लेकिन एक नोटिसेबल डिफरेंस है दोस्तों, आप जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ से लेके ये मतलब जो कॉन्सोल है इसका जो डिस्टेंस है ना वो आप लोगों को रॉयल एनफील्ड में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा था, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसका एक मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये विंड स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए ये और ज़्यादा लंबा भी लग रहा है। बाकी एक्चुअल भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर लेंथ यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब ये जो टर्न कर रहे हैं दोस्तों अगेन, हाँ यहाँ पर एक चीज़ तो कहना होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी वेट कंसिडरेबल अमाउंट कम है, ये 187 वहाँ पर 195, तो ये करीबन 8 किलो तक हल्की है। और ये टर्न करते वक्त आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, बाकी मैं एकदम ही संग दोनों बाइक को चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में यहाँ पर अच्छी तरीके से आ रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर असिस्टेंट सिपा क्लच मिल रहा है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं क्लच फंक्शन जो है काफ़ी हल्की है। और अगर आप थोड़ी सी स्पीड पर जा रहे हैं, जैसे थर्ड गियर पर ले चलते हैं एंड देन डाउन शिफ्ट, ये देखिए आवाज़ थोड़ी इंजन की बढ़ी क्योंकि रेव ज़्यादा हुई, लेकिन गाड़ी फिसली नहीं है, रियर टायर बिल्कुल भी स्किड नहीं हुई है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनता है दोस्तों। मतलब असिस्टेंट सिपा क्लच जो आप लोगों को रॉयल एनफील्ड में मतलब बेसिकली देखने में नहीं मिलेगी। और यहाँ पर टॉर्क कंट्रोल मतलब बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ये चीज़ भी आप लोगों को रॉयल एनफील्ड में नहीं मिल रही है। और दोस्तों बारी है इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट की, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करेंगे। इसको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट गियर पर रख दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने 0 to 60, 0 to 100 यहाँ पर देख लिया है। अब दोस्तों ये कहना होगा कि भाई 0 to 60, 0 to 100 ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम समय में बिल्कुल अचीव कर रही है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों ये थोड़ी सी प्लस पॉइंट जाती है इसके पास। बाकी हाँ अगर आप देख रहे हैं क्रूजिंग बाइक है, लो एंड टॉर्क, और साथ ही वो जो एक वाइब्रेशन फ्री नेचर जो आपको चाहिए थी वो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने में मिल रही है। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं ना तो यहाँ पर थोड़ी सी स्मूथनेस आपको महसूस हो सकती है व्हेन कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड, ठीक है। बाकी अगर आप लोग अभी बुलेट 350 देखते हैं ना, वहाँ पे और ज़्यादा रिफाइंड कर दी गई है, तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो और कम आपको महसूस होती है। और वो वाइब्रेशन से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना तो मैं कहूँगा दोनों में आप लोग को सेम दिखेगी, लेकिन क्लासिक के मुकाबले यहाँ पर स्मूथनेस जो है थोड़ी सी आपको ज़्यादा महसूस हो सकती है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों इसकी मतलब आप कह सकते हैं मतलब स्टेबिलिटी कैसी है, तो भाई मैं कहूँगा आप दोनों ही बाइक में आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ऐसे फील नहीं होगी। देखिए दोबारा मैंने गाड़ी को मोड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं कहूं दोस्तों कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या होगी, यहाँ पर दोस्तों आप 120 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन की जो मात्रा है थोड़ी सी आपको वहाँ पर भी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं। डुअल चैनल ABS है, फ्रंट और रियर दोनों को हम लोग 60 पे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट को टेस्ट करते हैं दोस्तों 60 पे ले जाकर, एंड ब्रेक अप्लाइड।
ये दोस्तों मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पर भी ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो आपको काफ़ी अच्छी ही देखने में मिल रही है। और दोनों में दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करते हैं एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। हाँ, क्योंकि वहाँ पर 270 mm की है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कम यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो देखने में मिल रही है साइज डिस्क की। तो मैं कहूँगा ये आप लोगों को प्रोग्रेसिव देखने में मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर ना आपको ABS का जो इंट्रूशन है जैसे आप लोगों को रॉयल एनफील्ड में देखने को मिला था, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। और अभी आप लोगों ने जो देखा है दोस्तों, जब मैं गाड़ी को मोड़ रहा था मुझे प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। और जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, सबसे सेफेस्ट वे ऑफ ब्रेकिंग रियर एंड देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट। चलिए उसको भी अप्लाई करते हैं। फ्रंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर रियर को भी अप्लाई करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60, रियर विथ फ्रंट अप्लाइड। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आपको निकाल कर दे रही है। मैं तो ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं ना, तो दोनों बाइक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया था, सीट में थोड़ी सी फर्क आपको समझ में आ रही है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच है वो फर्क दे रही है। अब अगर मैं गियर के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर भी ना आपको वो हल्की सी साउंड मिल रही है और उसके साथ जो गियर चेंजिंग है, शिफ्टिंग है, वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलता है। तो उसमें भी मैं कहूँगा दोस्तों कि हाँ, रॉयल एनफील्ड में हल्का सा एफर्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कम एफर्ट के साथ आपको साउंड ज़्यादा मिल रही है और शिफ्टिंग जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जा रही है। बाकी दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ऐसा आप लोगों को शायद ही समझ में आए, लेकिन जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को हैंडलिंग और सस्पेंशन के बारे में बताऊं, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर मुझे ये एक ही चीज़ है जो मुझे दोनों बाइकों में बिल्कुल ही सेम लगी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो है इसकी हैंडलिंग या फिर सस्पेंशन। मतलब यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं, चाहे आप रियर देख रहे हो चाहे आप फ्रंट देख रहे हो, दोनों भी यहाँ पर मिड साइड पे सेट किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों वही सेम आप लोगों को जो फीडबैक है वो मिला है। ठीक है, मतलब चाहे आप हाई स्पीड्स पर जा रहे हो या फिर अगर आप इसको मतलब थोड़ी ज़्यादा टॉप स्पीड पर ले जा रहे हैं या फिर अगर आप कॉर्नर कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने क्लासिक में देखा था, करीबन वही फील आपको यहाँ पर भी मिल रही है। और ये सस्पेंशन की वजह से है। यहाँ पर भी पीछे ट्विन शॉक मिल रहा है, यहाँ पर भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट आपको लगेगी, यहाँ पर जो आप जो ये हैंडल बार देख पा रहे हैं ना, ये आपको थोड़ी सी ऊंची महसूस हो सकती है व्हेन कंपेयर टू क्लासिक 350। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आप बाइक के थोड़े से अंदर बैठ रहे हैं, बस इतना ही आप लोगों को जो डिफरेंस है वो महसूस होगा। लेकिन वो भी आपको परखना पड़ेगा तब, अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जैसे मैं अभी दोनों के डिफरेंस खोज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप जनरली चलाएंगे ना तो शायद ये भी आपको महसूस ना हो। और 187 किलोग्राम की वेट है दोस्तों, और हैंडलिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई मज़ा आ रहा है। ठीक है, बाइक इज़ टॉप नॉच, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस अच्छी है, एक्सेलरेशन गजब की है, ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी तगड़ी देखने में मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों हैंडलिंग में आपको इस बाइक में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मिरर अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को जो मतलब रेट्रो लुक को मेंटेन करती हुई गोल मिरर है, रियर जो व्यू है वो भी आपको अच्छी दे रही है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो है ही, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया है। अब एक बार मोड़ते हैं, पीछे कोई है नहीं, पीछे कोई नहीं है। और साथ ही दोस्तों जो राइडिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है और स्पेशियस भी है, और ब्रेकिंग भी अच्छी है, एक्सेलरेशन भी अच्छी है, हैंडलिंग भी ओवरऑल अच्छी है। और चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि दोनों ही बाइक में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो कौन सा आप लोगों के लिए सही हो सकता है। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन, कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। प्राइस में बता दूं दोस्तों, इसकी देखिए सिंगल चैनल भी आती है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, डुअल चैनल ABS में ही ये आप लोगों ये जो मॉडल देख पा रहे हैं, इसकी प्राइस करीबन 2,34,000 में आ जाएगी। देन अगर आप इसकी टॉप मॉडल में जाते हैं दोस्तों, जहां पर बेसिकली कलर में चेंज है, वो 2,59,000 तक में अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों आप होंडा पे आ रहे हैं, दो मॉडल है, डीलक्स एंड देन डीलक्स प्रो, ये वाली टॉप मॉडल है जहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। डीलक्स मॉडल की दाम है अगेन 2,35,000 तक, जो कि इसकी अगर आप बेस मॉडल से मिलाते हैं डुअल चैनल ABS की तो सेम है, लेकिन इसकी जो टॉप मॉडल है ये 2,55,000 तक में आ जाएगी। बाकी इन दोनों ही मॉडल की जो एग्जैक्ट प्राइसेस है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया। तो अगर आप इसकी टॉप मॉडल से इसकी टॉप मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो 4,000 रुपए तक का डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों, खरीदना किसके लिए सही होगा वो मैं आपको बता दूं। ये रॉयल एनफील्ड जो है दोस्तों, लोग इसको बेसिकली 3 सबसे बड़ी रीजन के लिए खरीदते हैं। एक तो है कि भाई रॉयल लुक आपको मिलता है, दूसरी है कि भाई यहाँ पर जो सिटिंग कंफर्ट है वो आपको बहुत बेहतरीन मिलती है, क्रूजिंग लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, और साथ ही दोस्तों वो जो डुक डुक वाली फील है, जो आवाज़ है, वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसकी जो लेगेसी एक मतलब
कैरी फॉरवर्ड करती है वो तो है ही। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आप 2,60,000 तक भी बजट में इसमें अगर आप टॉप मॉडल लेना चाह रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों ये वाली बाइक किनको खरीदनी चाहिए? देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये जो बाइक की फील है वो आप लोगों को चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी चाहिए था कि थोड़ा सा अगर अच्छा एक्सेलरेशन मिलता, होंडा की अगर रिलायबल इंजन मिल जाए, साथ ही आप लोगों को थोड़ा सा फीचर वगैरह चाहिए जैसे कि असिस्टेंट सिपर क्लच, देन यहाँ पर जो टर्न बटन नेविगेशन कॉल SMS अलर्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए थी, साथ ही जो ट्रैक्शन कंट्रोल है मतलब जो मॉडर्न फीचर्स है वो भी आप लोगों को चाहिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो होंडा की रिलायबल इंजन है वो तो आप लोगों को मिल ही रही है। तो दोस्तों बाइक मैंने 3 रीजन आप लोगों को बताया कि भाई ये बाइक आप खरीद सकते हैं, एंड देन कौन सी रीजन होनी चाहिए भाई आप लोगों को ये बाइक खरीदने के लिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। और माइलेज की जहां तक बात है दोस्तों, दोनों में ही आप लोग 30 से 35 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक इसी तरीके के एक नए वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।